वेलकम बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कि जीवधारियों के कौन से लक्षण होते हैं। जबकि पिछले टर्न पर मैंने इसके बारे में बताया था, सजीव निर्जीव के रूप में कंपैरिजन तुलनात्मक दृष्टि से। लेकिन इसमें आप देखेंगे जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण जीवधारियों के लक्षण कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको कहेंगे कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले यह जाने कि जीवधारियों के जो सबसे प्रमुख लक्षण होते हैं वह जीवन चक्र का पाए जाना। सभी जीवधारियों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है उनका, जो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं और मृत्यु के पश्चात जन्म लेने की घटनाएं, यह प्रक्रिया सभी जीवधारियों में होती है। इस तरह से यह अन्य जो जीवधारियों के अलावा जो निर्जीव है उनमें यह क्रिया नहीं होती। दूसरी बात, प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। प्रोटोप्लाज्म जिसको आप जीवद्रव्य कहते हैं, जीवद्रव्य का पाया जाना जीवधारियों का मुख्य लक्षण माना जाता है। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हक्सले था, उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य एक जीवन का भौतिक आधार है। बगैर जीवद्रव्य के किसी भी जीवधारी की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। इस परिस्थिति में अगर जीवधारी है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म का पाए जाना नितांत आवश्यक है। प्रोटोप्लाज्म में अकार्बनिकों के रूप में सबसे अधिक जल पाया जाता है और ऑर्गेनिक के रूप में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, जो उसकी मात्रा लगभग 14% होती है। इस परिस्थिति में जीवधारियों के जो तीसरे लक्षण हैं वह है कोशाओं का पाए जाना। कोशाओं की परिभाषा में आपने पढ़ा है कि कोशा किसे कहते हैं। कोशा प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब यह तय होगा कि जीवधारी है तो उसमें कोशा का पाए जाना नितांत आवश्यक होगा, चाहे भले ही उसमें एक ही कोशिका क्यों न पाए जाए या अनेकों कोशा पाए जाए। इस परिस्थिति में जो जीवधारी होते हैं वह एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, और कोशिकाओं के समूह को आप उत्तक कहते हैं, उत्तकीय स्तर के भी हो सकते हैं और अंगीय स्तर के या अन्य तंत्र के स्तर के भी हो सकते हैं। अर्थात कोशिकाएं उपस्थित होती हैं सभी जीवधारियों में, जबकि निर्जीवों में नहीं होता। उपापचयी क्रियाओं का पाए जाना जीवधारियों का प्रमुख लक्षण होता है। यहां शब्द इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे कि उपापचय, जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये दो भागों से मिलकर बना है, जिसको आप कैटाबॉलिज्म, अपचय और एनाबॉलिज्म उपचय कहते हैं। यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है
जिसको आप ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, और यह इंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसको आप ऊष्मा शोषी कहते हैं। अर्थात इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस में अपचय की प्रक्रिया में एनर्जी लॉस होता है या एनर्जी निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जबकि अपचय की प्रक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, ऊर्जा एब्जॉर्ब की जाती है। अगर हम एग्जाम्पल दें इसका, अगर उदाहरण दें तो उसमें श्वसन का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल दें तो प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल दे सकते हैं। श्वसन में आपने देखा कि C6H12O6 प्लस 6O2 यह बनता है 6CO2 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। यहाँ पर कार्बन 6 है तो यहाँ पर भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन टोटल 12 है तो यहाँ भी 12 है, ऑक्सीजन 12 और 6 18 है तो यहाँ पर भी 6 दूनी 12 और 6 18 है। इसलिए यह समीकरण संतुलित है और यह एक श्वसन का समीकरण है जिसमें ऊष्मा निष्कासित की जाती है, अर्थात इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण जारण होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और साथ ही साथ अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसीलिए ग्लूकोज को हम सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है और यहाँ बनता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ पर क्लोरोफिल का जो प्रमुख कार्य होता है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तब्दील करने का कार्य करती है। इस प्रकार इसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, जबकि इसमें ऊर्जा को निकालने का कार्य किया जाता है। पांचवा जीवधारियों के लक्षण में गतिशीलता जीवधारियों का प्रमुख लक्षण माना जाता है। प्रत्येक जीवधारी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति या गमन कर सकते हैं, जबकि निर्जीवों में यह क्षमता नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, छठे पॉइंट में, कि जो जीवधारी होते हैं वह श्वसन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं और पाचन कर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक जैविक क्रिया को संपन्न कर सकते हैं, जबकि निर्जीवों में यह क्षमता नहीं पाई जाती। जीवधारियों के अन्य लक्षण में आपने देखा होगा संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता, यह भी जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। हमारी त्वचा इतनी सेंसिटिव है, इतनी संवेदी है कि थोड़ी सी अगर कोई भी सूक्ष्म जीव बैठे तो तुरंत हमें एहसास हो जाता है कि हमारे त्वचा पर कोई सूक्ष्म जीव बैठा हुआ है और बगैर देखे संबंधित दूसरा हाथ वहां पहुंच जाती है उस सूक्ष्म जीव से छुटकारा पाने के लिए।
इस परिस्थिति में संवेदनशीलता, उत्तेजनशीलता का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया। आप जो भी प्रश्न करते हैं उसका प्रतिक्रिया स्वरूप उसका जो है उत्तर दिया जाता है। या उत्तेजनशीलता, किसी बात को लेकर उग्र हो जाना अगर वह बात नहीं माने तो। इस परिस्थिति में जो अंतिम इसका जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, जो प्रत्येक जीवधारी अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखती है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी की यह गुण होता है कि अपने ही जैसे संतान, अगर खेत में आप चने का बीज बोएंगे तो गेहूं नहीं हो सकता, मानव का संतान पिल्ला नहीं हो सकता, या कुत्ते का संतान शिशु नहीं हो सकता, मानव नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में जो भी बीज या जो भी जंतु के द्वारा यह प्रजनन क्रिया होता है उसी संबंधित जंतुओं या पौधों जैसा ही सजीव उत्पन्न होते हैं। यही प्रजनन क्षमता कहलाती है, जो केवल जीवधारियों में ही संभव है, निर्जीवों में नहीं। इस परिस्थिति में आप आगे देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्या अंतर है पौधे व जंतु में। इसके लिए अब आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्या अंतर है प्लांट और एनिमल में। पादप जंतु में क्या अंतर है। आप सभी जानते हैं कि पौधों व जंतुओं में बहुत अंतर है, लेकिन इसमें जो मुख्य अंतर है, समस्त पौधों में सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो आप कह सकते हैं कि पौधों में सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है, तो इसमें कोशा भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतुओं में सेल वॉल पाई जाती है, उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वॉल, जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पौधों में क्लोरोफिल ए उपस्थित होती है। पौधों में क्लोरोफिल ए पाई जाती है, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होने के कारण ये सूर्य की प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकते, इस कारण ये अपने भोजन का भी निर्माण नहीं कर पाते और भोजन के लिए जंतुओं को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस कारण इसे हम परपोषी या हेटेरोट्रॉफी कहते हैं। जबकि पौधों में क्लोरोफिल ए की उपस्थिति के कारण यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संश्लेषण कर सकती हैं, इस कारण ये अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं और ये कहा जाता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक।
ट्रॉफिक होती हैं। और ये क्या होती हैं? परपोषी। पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब पोषण, पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहती हैं, इसीलिए इसे हम परपोषी कहते हैं। और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। पौधों में जो वृद्धि होता है एक सीमित भागों में होता है, जिसको आप मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी पौधों में, अगर हम पौधों में वृद्धि एक सीमित भाग में होती है, जिसे विभज्योतक कहते हैं। ये 3 प्रकार से, पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक। जरा ध्यान दें, पौधों के एक सीमित भागों में वृद्धि होती है, वह सीमित भाग मेरिस्टेम कहलाता है, विभज्योतक कहलाता है। यह 3 भागों में है। एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं, यह तनों के शीर्ष और जड़ों के शीर्ष, जिसको आप शूट एपेक्स और रूट एपेक्स कहते हैं, उसकी लंबाई में यह वृद्धि करने का काम करती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह पर्वों की लंबाई अर्थात तने की लंबाई को बढ़ाता है। अगर तने की बात करें तो ये, इसको हम नोड कहते हैं, ये नोड कहते हैं, और 2 नोडों के बीच में पाए जाने वाले जो भाग होते हैं उसको हम इंटरनोड कहते हैं, जिसको हम पर्व कहते हैं। तो यह पर्वों की लंबाई को बढ़ाता है, जिसके कारण पौधे की लंबाई भी बढ़ जाती है। और लेटरल मेरिस्टेम के कारण किसी पौधे के तने की मोटाई बढ़ती है। अगर बाय द वे, अगर इस तरीके से कोई पौधा है तो इस तरीके से पौधा में यह तने की मोटाई को रेडियल डायरेक्शन में, इस दिशा में यह मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार से एपिकल मेरिस्टेम जड़ों के शीर्ष, तनों के शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है, यह पर्वों की लंबाई को बढ़ाता है अर्थात तने की लंबाई को बढ़ाता है, और यह तने की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। वृद्धि सफल उपापचय का अंतिम परिणाम होता है।
यह सभी जानते हैं। लेकिन जंतुओं में वृद्धि जो होती है वह एक सीमित भागों में न होकर समस्त भागों में होती है। जंतुओं में वृद्धि समस्त भागों में होती है। इसके अतिरिक्त जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, तारक काय का अभाव होता है। लेकिन कुछ निम्न कोट के पौधे हैं जैसे कवक व शैवाल, जिसमें यह सेंट्रोसोम पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है। और वही तारक काय जो कोशा विभाजन के समय सहायक होता है और स्पिंडल फाइबर या फ्लैजिला के निर्माण में भी सहायक होता है। इस प्रकार से सेंट्रोसोम मुख्यतः जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप पौधों में भी पाई जाती है, लेकिन समस्त पौधों में नहीं, बल्कि निम्न कोट के पौधे शैवाल व कवक में पाई जाती है। इस तरीके से पौधे में परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक रिक्तिका पाई जाती है और उस रिक्तिका में एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, जिनके कारण फूलों, फलों, पत्तियों का रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। इस परिस्थिति में यहाँ पर जंतु और पौधों में, जैसे मैंने कहा कि इनमें कोशाभित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसा पौधा है जिसको आप कवक कहते हैं, फंजाई कहते हैं, उनमें कोशिकाभित्ति सेलुलोज की न बन करके इसमें काइटिन की बनी होती है। और वह कवक जिसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, इस कारण वह स्वपोषी न होकर परपोषी होता है पौधा होते हुए भी, इसलिए अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, अतः जंतुओं के समान वह परपोषी होता है। इस परिस्थिति में उन कवकों के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और इस कारण वह अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। पौधों में जो पोषण होता है, भोजन करने का तरीका होता है, वह केवल लिक्विड मीडियम तरल माध्यम में ही होता है। किसी भी पौधे को आप नहीं देखे होंगे कि वह सॉलिड या गैसियस फॉर्म में अपना भोजन लेता हो। इसलिए जंतु अपने भोजन को वह तीनों माध्यम में ले सकते हैं, ठोस के रूप में भी, गैस के रूप में भी और लिक्विड के रूप में भी। लेकिन पादप जो होते हैं अपने भोजन को केवल तरल माध्यम में ही लेते हैं। इसलिए पौधों को जब भी फर्टिलाइजर या अन्य उनके लिए उपयुक्त पोषक पदार्थ खेतों में डाला जाता है, तो यह देखा जाता है कि खेतों में नमी पर्याप्त मात्रा में है अथवा नहीं, क्योंकि उसी नमी अथवा पानी के जरिए ही एसेंट टॉप से रसारोहण की क्रिया द्वारा उन खनिज लवणों को जड़ों के माध्यम से शीर्ष भाग तक पहुंचाई जाती है।